मेरी बहू गोरी अंग्रेजन है, सास ने अपनी बहू की तारीफ क्यों की। अरे देख यार, लंगूर को कैसे हूर की अप्सरा मिली है। सच यार, गोरी मैम को बगल में लिए कैसे शान से घूम रहा है। काश इससे पहले कि बोलने वाले की बात पूरी होती, नीलेश ने पलट कर उन्हें घूरा तो यह सोचकर कि कहीं पिटाई न हो जाए, वे दोनों वहाँ से तुरंत खिसक लिए। नीलेश, आई बिलीव दिस पीपल वेयर कमेंटिंग ऑन अस। लूलिया के कहने पर नीलेश बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट थिंक अबाउट इट। इस समय दोनों ताजमहल घूम रहे थे। 1.5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। इंडिया आए 1 महीने ही हुआ था। शुरू शुरू में तो नीलेश को बहुत गुस्सा आता था कि आखिर क्यों लोग जूलिया को उसके साथ देख कमेंट करते हैं, लेकिन अब यह सुनने की आदत सी हो गई थी। उन दोनों को साथ देखकर देखने वाला जूलिया को आश्चर्य से ज़रूर देखता था। नीलेश को लोगों का इस तरह रिएक्ट करना अजीब नहीं लगता था, क्योंकि उसने अंतर्जातीय नहीं बल्कि दूसरे देश की संस्कृति में पली बढ़ी जूलिया से विवाह किया था। वह अमेरिका से थी और एकदम दूध जैसी सफ़ेद, जबकि नीलेश सांवला था। संस्कृति, भाषा और रंग रूप में इतना अंतर होने के कारण ऐसे कमेंट मिलने स्वाभाविक थे। ऐसे रिश्तों को आसानी से नहीं स्वीकारा जाता है। ऐसे विवाह पर लोगों के मन में अनेक सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों इस अंग्रेज लड़की ने एक भारतीय से शादी की। देखने में उसके सामने एकदम मामूली लगता है, शायद उसके पैसे के लिए ही होगी या फिर उसी में कोई खामी होगी। हो सकता है तलाकशुदा हो या लड़के ने उसे फंसा लिया हो। भारत में कहाँ एडजस्ट कर पाएगी, देखना थोड़े ही दिनों में भाग जाएगी। वहाँ की लड़कियाँ बेहद तेज होती हैं। इंडिया में उसका मन लगने से रहा। अपरिचितों की बात छोड़ दो, घर वालों ने भी उसे अभी तक कहाँ स्वीकारा है। जूलिया जितनी देर तक घर में होती है, एक मातम सा छाया रहता है, जबकि वह अपनी तरफ से सबके हिसाब से पूरी तरह से ढलने की कोशिश कर रही है। पर अम्मा, बाबूजी और दोनों भाभियाँ उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। जूलिया के टूटी फूटी हिंदी बोलने का मजाक उड़ाती हैं। हालांकि दोनों भाइयों ने कभी उससे गलत तरीके से बात नहीं की, पर वे भी अक्सर जूलिया को अवॉइड ही करने की कोशिश करते हैं। जूलिया हालांकि साड़ी भी पहनने लगी है और शाकाहारी खाना ही खाती है, फिर भी अम्मा जब तब कहती रहती हैं कि अंग्रेज का क्या भरोसा, कहीं तुझे धोखा ना दे दे। यह सुनकर नीलेश खून का घूंट पीकर रह जाता है। उसमें माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं। जूलिया को ठीक से उनकी बातें समझ नहीं आती, तो वह उससे पूछती है। तब वह हंसकर टाल जाता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, घबराओ नहीं, थोड़ा संयम रखो, मुझे यकीन है एक दिन तुम सबका दिल जीत लोगी। नीलेश जूलिया से इतना प्यार करता कि उसे उदास होते नहीं देख सकता था। वह भी तो उस पर जान देती थी, उसकी हर बात को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करती थी। वह चाहती थी कि घर के सभी लोग उससे बात करें, उसे घर के काम में शामिल करें, लेकिन वे लोग उससे दूरी बनाए रखते। कई बार नीलेश ने जूलिया से कहा कि वे अलग हो जाते हैं। तब वह कहती, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने परिवार से दूर रहो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार से बहुत घुले मिले हो। तब नीलेश का मन होता कि वह अम्मा को बताए कि सुन लो, तुम जिस गोरी बहू से चिढ़ती हो वह क्या सोचती है। दूसरों की भाभियां हैं जो दिन रात भाइयों को अलग हो जाने के लिए उकसाती रहती हैं, जब तब बीमारी का बहाना कर अपने कमरों में चली जाती हैं। उधर जूलिया हर काम खुशी खुशी करने की कोशिश करती है। वह रेसिपी बुक लाकर नई नई डिशेस बनाती,
पर उसे कोई सराहना नहीं मिलती। अम्मा ने तो एक बार भी उसके सिर पर ममता का हाथ नहीं फेरा। हाँ, बाबूजी बेशक थोड़े नरम पड़े हैं और जूलिया को हिंदी सिखाने की कोशिश करते हैं। उधर देखो, वह क्या कर रही है, कहकर जूलिया ने उसका ध्यान भंग किया। तब तक वे जनपथ पर आ गए थे। फुटपाथों पर अनेक चीज़ें बिक रही थीं। मैं इन्हें खरीदना चाहती हूँ, कह जूलिया ने 4-5 पोटली नुमा पर्स उठा लिए और फिर बोली, घर में सबको दूंगी। वे वापस जाने के लिए जैसे ही कार में बैठने लगे कि तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया कि गाड़ी गलत जगह पार्क की है। जूलिया उससे बात करने लगी। अंग्रेज महिला से बात करते हुए पुलिस वाले की बोलती बंद हो गई। बोला, मैडम कोई बात नहीं, इस बार जाओ, अगली बार ध्यान रखना। कई बार तुम्हारा गोरे होने का मुझे बहुत फ़ायदा मिल जाता है। उस दिन तुम फिल्म के टिकट खरीदने गई तो विंडो बंद होने पर भी मैनेजर ने तुम्हें टिकट दे दिए। तुम्हारी वजह से भारत में मुझे भी हाई स्टेटस मिलने लगा है। आई एम एंजॉइंग दिस स्टेट्स। नीलेश हंसते हुए बोला, मुझे भरोसा है कि तुम दूसरों की तरह बुरा फील नहीं करते, वरना कुछ हस्बैंड को कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जूलिया ने रात को सोते समय अपना डर प्रकट किया तो नीलेश ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है तो अच्छी बात है। आज ही देखो, फाइन लगते लगते बच गया। चाहे रेस्टोरेंट हो या कोई मॉल, तुम्हारी वजह से हमें स्पेशल अटेंशन मिलती है। गोरे लोगों को आज भी हिंदुस्तान में मान दिया जाता है। देखा नहीं उस दिन कितने अदब से होटल का मैनेजर तुम्हें ग्रीट कर रहा था, मानो तुम्हारे आने से उसके होटल की रौनक बढ़ गई हो। तुम्हारा मतलब कि मेरी वजह से तुम्हारे कई काम बन जाते हैं, स्पेशल अटेंशन मिलती है। जूलिया ने हैरानी से पूछा। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी वजह से उसके पति को देश में ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। बड़ी भाभी के बेटे को स्कूल में परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वह बहुत दिन गैर हाजिर रहा था। तब जूलिया ही जाकर उनसे मिली थी और बात बन गई थी। यहाँ तक कि कई बार बाबूजी उसे बैंक ले जाते तो काम चुटकियों में हो जाता था। नीलेश ने एक गोरी मेम से शादी की है, इसीलिए ऑफिस में भी उसका ओहदा ऊंचा हो गया था। कोई उससे कहता कि उसकी भी अंग्रेज लड़की से शादी करा दे, तो कोई कहता कि विदेश भेजने का जुगाड़ करा दे। अक्सर उन्हें कोई न कोई घर पर खाने के लिए आमंत्रित करता रहता। सब जूलिया से बातें करने को इच्छुक रहते और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो उन्हें जूलिया के व्यवहार पर होता, जो बहुत ही सहज होता। वह सबसे घुलने मिलने की कोशिश करती, जिससे सबको लगता कि वह उन्हीं में से एक है। धीरे धीरे घर के लोगों का रवैया उसके प्रति कुछ नरम होने लगा था। अम्मा उससे बात करने लगी थी। वह भी दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। एक बार नीलेश की चाची आईं तो उन्होंने बहुत कोहराम मचाया कि गोरी बहू घर आ गई है, सब अपवित्र हो गया है। घर में हवन कराकर बहू का धर्म बदलो, तभी शुद्धि होगी, वरना सब तहस नहस हो जाएगा। बेटा नीलेश, यह तूने क्या कर डाला? क्या हमारे देश में लड़कियों की कमी थी? तू विदेश क्या गया, विदेशी मैम के चक्कर में फंस गया। वे नीलेश से बोली। चाची, बहुत हुआ। पहली बार नीलेश ने इस तरह आवाज़ उठाई थी। जूलिया को ही नहीं, घर के बाकी सभी लोगों को भी उसके इस तरह रिएक्ट करने पर आश्चर्य हुआ। तुझे जूलिया ने फंसाया नहीं है, मुझे जूलिया ने फंसाया नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
इतना तो मुझ पर विश्वास किया होता आप लोगों ने कि जूलिया में कोई भी खूबी होगी जिसकी वजह से मैंने उससे विवाह किया है। सिर्फ उसके गोरे रंग के कारण क्यों इतना बवाल मचा हुआ है आपने। नीलेश की बात सुनकर जूलिया भी अड़ गई कि वह इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करती है। धर्म के नाम पर आप यह पाखंड नहीं कर सकती हैं। शादी के बाद हमने यह तय किया था कि न तो नीलेश हिंदू है और न मैं कैथोलिक। हम बस इंसान हैं। हमने तय किया है कि हमारे बच्चे भी किसी धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे। हवन कराने से मैं और यह घर पवित्र कैसे हो जाएंगे? क्या मैं गंदी रहती हूँ? जूलिया की आवाज़ में मासूमियत के साथ साथ विरोध भी था। तभी पैसा कमाने के लालच में वहाँ पहुँचे पंडित दयाशंकर यह सुन भड़क उठे। राम राम, इस कलयुग में धर्म कैसे बचेगा? मांस मछली खाने वाले लोगों को घर में रखा जा रहा है और उस पर हवन पूजा करवाने से भी इनकार किया जा रहा है। अम्मा जी, अब मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगा। पंडित ने अपना झोला संभालते हुए कहा तो नीलेश तुरंत बोला, पंडित जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप जैसे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। धर्म के नाम पर लोगों के घरों में दरारें डालने में आप जैसे पंडितों का अहम भूमिका निभाते हैं। उन पंडित के जाते ही चाची को लगा कि अब यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने एक बार अपनी जेठानी की ओर देखा, पर वहाँ से कोई जवाब न आने पर वह बोली, मेरा क्या जाता है, जो होगा खुद भुगत लेना। मैं तो अच्छा ही करने आई थी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरने वाली। चाची जी, हम आपका निरादर नहीं करना चाहते। हम तो केवल यही कह रहे हैं कि हम धर्म से जुड़े किसी भी तरह के पागलपन में साथ नहीं देंगे। हम लोग इस समाज में ऐसे नागरिक बनना चाहते हैं कि जो पूरे सोच विचार के साथ निर्णय लेते हैं और जाति या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहते। जूलिया ने उन्हें समझाना चाहा, पर वे बिना कुछ और कहे चली गईं। परिवार में तनाव ना हो इस वजह से जूलिया विवाद से दूर ही रहना चाहती थी, पर धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों का विरोध किए बिना नहीं रह सकी। अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं, पर वे वहाँ से अपने कमरे में चली गईं। बाबूजी ने अवश्य उसकी ओर प्रशंसा से देखा था। भाभीियों ने मुंह बनाया, अब तो इसी की चलेगी घर में। हमें नए तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। मगर भाइयों ने उन्हें डांट दिया। क्या गलत किया? जूलिया ने। बड़े भैया तो तभी जूलिया के कायल हो गए थे जब उसने उसके बिजनेस में उन्हें सही राय दी थी और अमेरिका में भी उनके बिजनेस का रास्ता खोल दिया था। उस दिन जूलिया सुबह से देख रही थी कि अम्मा कुछ कमज़ोरी महसूस कर रही हैं। पिछले महीनों में उन्होंने मठरियाँ, पापड़ और न जाने क्या क्या चीज़ें बना डाली थीं, जिससे वे थक गई थीं। जोड़ों का दर्द सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा परेशान करता है। ऊपर से डायबिटीज़ की मरीज भी थीं। लूलिया ने उन्हें बिस्तर पर जाकर लिटा दिया, फिर खुद उनके लिए सूप बना लाया। फिर डॉक्टर को दिखाने ले गई तो पता चला कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। उसके बाद तो माँ का पूरा पूरा ख्याल रखने लगी। भाभिया कहती कि चमचागिरी कर रही है, पर वह कहाँ परवाह करने वाली थी। एक दिन बीपी बढ़ जाने से अम्मा चक्कर खाकर गिर गईं, तो बड़ी भाभी देवरानी से बोली, लो, बढ़ गया काम। मैं तो सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊँ, पर अब सब चौपट हो गया। अम्मा को भी अभी बीमार पड़ना था। अब करो इनकी सेवा टहल। छोटी भाभी भी मुंह बनाते हुए बोली, सच, इतने दिनों से ये बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। अब तो लगता है कि टिकट वापस करने पड़ेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि जूलिया ही नहीं, अम्मा ने भी उनकी बातें सुन ली है। अम्मा को डॉक्टर ने पूरा आराम करने की हिदायत दी थी, क्योंकि उन्हें हल्का सा हार्ट अटैक भी आ चुका था। भाभीियों ने घर में अम्मा के लिए नर्स रखने की सलाह दी तो जूलिया अड़ गई। नर्स रखने की क्या ज़रूरत है?
मैं हूँ ना, और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जूलिया ने अम्मा की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। डॉक्टर से खुद बात करती, चेकअप कराने उन्हें खुद अस्पताल ले जाती, उनकी बीमारी से संबंधित जानकारी इंटरनेट से हासिल कर उस पर अमल करती। उनकी डाइट से लेकर उनके नहाने और दवा समय समय पर देने का ख्याल रखती। दोनों भाभियों ने तो जैसे सास की राहत की सांस ली थी। बड़ी भाभी तो इस बीच मायके भी रह आई थी। अम्मा सब देखती पर कहती कुछ नहीं। इसी जूलिया का कितना अपमान किया था उन्होंने। मन ही मन में वे ढेरों आशीष दे डालती। अम्मा जूलिया की सेवा से ठीक होने लगी थीं, पर अचानक एक रात उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। जूलिया अवाक रह गई। उसे लगा कि उसकी सेवा में कुछ कमी रह गई होगी, पर नीलेश और बाबू ने उसे संभाला। खबर सुनते ही चाची दौड़ी आईं और सलाह दी कि गोदान कराया जाए और पूरे कर्म कांड के साथ दाह संस्कार किया जाए। फिर धीमे स्वर में बड़ी बहू से बोली, यह सब इस गोरी बहू के घर में पैर पड़ने का नतीजा है, वरना क्या अभी दीदी के जाने की उम्र थी? अभी भी झाड़ फूँक करा लो और घर में गंगा जल छिड़को। जूलिया पर कतई नहीं चाहती थी कि, लेकिन चाचा पंडित को घर ले आए थे। गोदान कराने पर भी वे जोर दे रहे थे, ताकि अम्मा की आत्मा को शांति मिल सके। इस बात पर नीलेश और जूलिया के साथ उनका बहुत झगड़ा हुआ। बाबूजी एकदम शांत थे। जूलिया ने किस तरह नीलेश की माँ की सेवा की थी, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जमा भीड़ अपनी अपनी राय दे रही थी और जूलिया अम्मा के शव के सामने बैठी रो रही थी। इस समय भी ऐसा झगड़ा उसे दुखी कर रहा था। तभी अम्मा की बहन हाथ में एक कागज़ लिए दौड़ी दौड़ी आई। बोली, देखो, मुझे दीदी की अलमारी से क्या मिला है। दीदी को शायद अपनी मौत का एहसास हो गया था। करीब 10 दिन पहले लिखा था उन्होंने, शायद यह कागज़। लिखा है कि मेरे मरने के बाद जूलिया जैसा कहे वैसा ही करना। मैंने उसे गलत समझा, यह मेरी भूल थी। सच में वह मेरी बाकी दोनों बहुओं से अधिक समझदार है। जितना प्यार और सम्मान उसने मुझे कुछ महीनों में दे दिया, वह मेरी दोनों बहुएं 10 सालों में भी नहीं दी। उन्होंने हमेशा एक बोझ समझा मेरा काम किया, पर जूलिया ने दिल से मेरी सेवा की। उसकी तर्क संगत बातें कड़वी बेशक लगें, पर वह जो भी कहती है वह सही होता है। इसीलिए जिस तरह से मेरा दाह संस्कार करना चाहे उसे करने दिया जाए। मेरी गोरी बहू को मेरा ढेरों आशीर्वाद। जूलिया ने आगे बढ़कर वह कागज़ अपने हाथों में ले लिया और बेतहाशा उसे चूमने लगी, मानो अम्मा के हाथों को चूम रही हो। उसके आंसू लगातार अम्मा के शव को भिगो रहे थे। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।